बाकी चीज़ें बाकी भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, दूसरे तरह के भी कैंसर्स हो सकते हैं और कुछ वार्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली सर्वाइकल कैंसर के लिए हम यहाँ की वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो मैंने इसमें लिखा है कि सर्वाइकल कैंसर जो कि प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये इकलौता एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी आप सुनते होंगे कि कैंसर एकदम लास्ट स्टेज में पता चला, समय ही नहीं है, नहीं पता चला। ये कैंसर ऐसा है कि इसको हम होने से पहले रोक सकते हैं। तो ये जो हमने वैक्सीन लगाई है वो इसलिए लगाई है कि अभी हमारा इसको होने से हम पहले ही रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? क्योंकि ये यूनिक कैंसर क्यों है? क्योंकि ये होता किस चीज़ से? एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो आप जो ये वैक्सीन बोलते हैं, आपने देखा होगा इसको एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं। हाँ जी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, ठीक है। तो ये हमारा ये जो कैंसर होता है ये इस वायरस के इन्फेक्शन से होता है, लेकिन सिर्फ इन्फेक्शन काफ़ी नहीं होता है इस कैंसर को बढ़ाने के लिए। जनरली इन्फेक्शन से लेके कैंसर होने में इस वायरस को 15 से 20 साल लग जाते हैं, जो कि बहुत लंबा टाइम है। और ये वायरस से होता है सिर्फ इसलिए ये बचाया जा सकता है, होने से पहले हम रोक सकते हैं। जैसे कोविड आया था हमारे यहाँ, वो भी वायरल था, तो उसके पहले ही अगर वैक्सीन लेते हैं तो हम थोड़ा बच जाते हैं ना, कि हमें कोविड नहीं होगा, हमने वैक्सीन लिया हुआ है, अगर होगा भी तो उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन हमने आपको दिया है, इसीलिए दिया है कि आपको होने से पहले ही आपके शरीर में आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाएगा उस वायरस को झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए पहले ही बॉडी को रेडी कर देगा, ठीक है। That's why it is called a preventable tragedy. It's a big tragedy. Tragedy भी क्यों है? Preventable समझ में आ गया, but why it is a tragedy? क्योंकि हमारे जैसे लो मीडियम इकोनॉमिक कंट्रीज में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये लगा लो, इन्फेक्शन छोड़ दीजिए, सिर्फ इस बीमारी से, सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है। आप सोचो, हर दिन 200 औरतों की जान जा रही है इस कैंसर से। तो कितनी बुरी बीमारी है। तो ट्रेजेडी तो है ही, लेकिन प्रिवेंटेबल है, इसलिए इसको एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी कह रही हूँ। तो ये तो बस एक वो है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है कि वर्ल्ड में ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर और 4th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। और इन मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल में है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वायरस हमें कहाँ पे असर करता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो ये हमारा, और जो वायरस है वो जो ये यूटेरस है, ये बच्चेदानी होती है, ये उसका मुंह है, सर्विक्स। तो बच्चेदानी के मुंह को, यानी माउथ ऑफ यूटेरस को सर्विक्स कहते हैं। तो ये जो वायरस है यही सर्विक्स पे असर करता है, यही जाके ये अपना घर बनाता है। और हम उसको कितना कह सकते हैं कि कितना हम रिसोर्सेज देते हैं कि वो वायरस वहाँ रुक जाता है। फिर कई बार, ज़्यादातर ये होता है कि अगर वायरस है, इतना कॉमन फैलने वाला वायरस है कि अगर ये एक बार हो जाए तो आपका खुद की इम्यूनिटी इसको 1-2 साल में क्लियर कर देती है। लेकिन जब ये रुकने लगता है, लंबे टाइम तक रुक जाता है, तब जाके ये कैंसर कॉज करता है। तो आपने जो वैक्सीन लगाया, इससे ये होगा कि वो वायरस को काफ़ी हद तक रोक देगा, अंदर ही नहीं आने देगा। आएगा तो उसको फाइट करके निकाल देगा, क्लियर कर देगा। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जो ये एचपीवी वायरस है, इसमें भी 2 तरह के वायरस होते हैं। एक होता है लो रिस्क वाला, एक हाई रिस्क वाला। तो हाई रिस्क वाला कैंसर कॉज करता है। और आपके पास जो आपको जो डोज लगे हैं उसमें 2 मोस्ट हाई रिस्क वाले वायरस के अगेंस्ट उसमें आप समझ सकते हो कि दवाई है जो आपको उन दोनों कैंसर से, उन दोनों वायरस से जो कैंसर ज़्यादातर फैलता है उससे बचाती है। तो वैसे जो आपको वैक्सीन लगी है उसमें 4 जो ये वायरस है, ये 200 तरह से ऊपर की प्रजाति है इनकी, आप समझ लो। जैसे कोविड का भी आपने सुना होगा ना कि नए नए रूप में आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी डेल्टा वर्जन आ रहा है। तो ये एचपीवी भी है, इसके भी बहुत सारे फॉर्म हैं।
तो जो मेन फॉर्म्स हैं उसके लिए ये दवाई आपको वैक्सीन लगाया गया है जो ज़्यादातर कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ज़्यादातर सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हैं, थोड़ा सा चांसेस है कि आपको फिर भी एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो सब टाइप हमारे वैक्सीन में नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को आपके कार्ड के पीछे लिखा भी होगा कि जब आप 30 साल के होंगे तो वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी आपको स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी होगा। ठीक है, लेकिन अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, और तब भी करा लेंगे तो इट विल बी अ सेफर थिंग। एंड वो स्क्रीनिंग सबको करानी होती है, ऐसा नहीं कि हाँ, जिनको वैक्सीन लगी उन्हें ही किसी को करानी भी, है। हाँ, वो स्क्रीनिंग Right. हर महिला को करानी है। हाँ, तो जो मदर्स भी हैं जिन्होंने नहीं कराया स्क्रीनिंग एंड दे आर 30+, दे शुड गेट द स्क्रीनिंग डन। उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो जो आपके पास नंबर है आप उस पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारे यहाँ इसकी हफ्ते में 2 दिन क्लिनिक चलती है। डॉक्टर सुजाता, स्क्रीनिंग क्या होता है बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीनिंग होता है कि पहला तो एक हम तरह तरह का बचाव करते हैं। तो पहला बचाव है कि होने से पहले हमने रोक लिया, ठीक है। दूसरे लेवल का बचाव है कि मान लो हो सकता है हो गया हो, और कैसे होता है, ये वायरस फैलता कैसे है, उसके लिए ये हमें समझना होगा। तो ये जो भी महिला सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनमें ये वायरस का एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो अगर एंट्री हो गई है, ऑलरेडी वी आर मैरिड और इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी, तो ये हो सकता है एंट्री हो चुकी है। तो अब वैसे लोगों को क्या वैक्सीन का तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन तभी असर करेगी जब तक आपके पहले आया नहीं है वो वायरस, ठीक है। इसलिए हम इस एज में लगाते हैं। तो अब जो महिला पहले से एक्सपोज हो गई है उस वायरस से, उनका क्या होगा? तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं कि अगर वो ऑलरेडी है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिससे हम जांच करते हैं कि एचपीवी आपके अंदर है या नहीं है। तो उस जांच को हम स्क्रीनिंग कहते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि अभी तक आपको कोई इन्फेक्शन आप में आया है या नहीं आया है। और अगर आया है तो भी वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक इन्फेक्शन है, जो कि हम उसके लिए फिर आगे की चीज़ें बताते हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन अगर है तो वो कितना आपको अभी दिक्कत कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम आगे की चीज़ बताते हैं आपको। अब क्योंकि ये पॉइंट रेज हो गया, इसलिए एक छोटी सी बात और बताऊंगी। स्क्रीनिंग का मतलब मोटा मोटा ये होता है कोई भी ऐसी जांच जो हम ऐसे इंसान में करें जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है अभी, और हम वो बीमारी पता लगाना चाह रहे हैं कि कहीं ये बीमारी हो तो नहीं रही है। तो ऐसी कोई जांच, जब हमें कोई सिम्टम्स आते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो वो हमारी डायग्नोसिस बताने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम एज अ हेल्दी इंडिविजुअल कोई टेस्ट करा रहे हैं ये पता करने के लिए कि कहीं बीमारी है तो नहीं, सिम्टम्स आए नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। सो उस स्टेज में जब हम कोई टेस्ट करते हैं उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत सारा स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। बहुत तरीके से हम सर्वाइकल कैंसर की जांच पहले से कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका है, जैसे डॉक्टर सुजाता बता रही है, कि एचपीवी डीएनए को ही हम टेस्ट कर सकते हैं, और ये सबसे नया तरीका है, सबसे आधुनिक तरीका है, और बहुत रिसेंटली आया, और WHO के अकॉर्डिंग सबसे पहली स्क्रीनिंग इसी से करनी चाहिए। बट अगर ये नहीं जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पैप टेस्ट से भी स्क्रीनिंग करते हैं, और भी तरीके हैं जिनसे स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग का मोटा मोटा मतलब ये है, एज अ फीमेल जब हम 30+ हो जाते हैं तो हमें कुछ कैंसर्स जिनके लिए हम पहले से पता कर सकते हैं वो टेस्ट हमारे को कराना चाहिए। सो एक तो हो गया सर्वाइकल कैंसर के लिए हम HPV DNA या पैप टेस्ट कराते हैं हर 5 साल में, और या ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हम कुछ स्क्रीनिंग करा सकते हैं, जैसे क्लिनिकल ब्रेस्ट, किसी को अब ब्रेस्ट पैकेज करवाना किसी डॉक्टर से या किसी नर्स से, या फिर मैमोग्राम कराना। सो इस तरीके की चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हैं। बहुत कम ही कैंसर हैं जिनमें हम पहले से पता कर सकते हैं, सब में कर भी नहीं सकते। सो ये अब आगे हम आज का फोकस हमारा वैक्सीनेशन था, तो हमने स्क्रीनिंग बहुत कवर नहीं किया है, लेकिन जो आपको वैक्सीनेशन कार्ड्स दिए गए हैं उसके पीछे ना हमने सब डिटेल दिया है कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस होता है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना स्क्रीनिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एचपीवी इन्फेक्शन को डिटरमाइन करती हैं। वुमेन में जनरली इसका जो पीक एज होता है 20 से 24 साल के बीच होता है। जितना अगर कम आपके सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उतना कम रिस्क होता है आपको एचपीवी वायरस इन्फेक्शन का। अगर बहुत जल्दी
सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है तो भी इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, उनको खैर हर कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, इंक्लूडिंग सर्वाइकल कैंसर। और जिनको बार बार जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उनको, और जिनका ऑलरेडी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, यानी उनको कोई पहले से कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वाली बीमारी है, तो उनके लिए भी एचपीवी इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। और एक और चीज़ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो भी इस वायरस के रुकने का खतरा ज़्यादा रहता है। और मैंने बताया कि ये अगर रुक पाता है तभी ये डिजीज़ कॉज करता है, अदरवाइज हमारी बॉडी इसको क्लियर कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई साइन एंड सिम्टम होगा। सो डोंट वेट फॉर दीज साइन एंड सिम्टम्स टू अपीयर। आपको स्क्रीनिंग, आपको कोई भी सिम्टम नहीं है फिर भी कराना है। हमें नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है अंदर जब तक हम जांच नहीं कराते। तो वैसे ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किसी को अगर मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड्स के अलावा कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कभी भी हो रही है, तो वो एक हो सकता है। आपको अगर इंटरकोर्स के बाद पेन हो रहा है, या लोअर बैक में, थाई में हमेशा पेन रहता है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आप इसके लिए देख सकते हैं। बट इसका वेट कभी भी नहीं करना है। आप हेल्दी, आपको लगता है आप हेल्दी हैं, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी दिखाना है, ये बात समझनी है, ठीक है। तो एक्चुअली ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और इतना पब्लिक लेवल पे हो गया है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको बीच में आना पड़ा इसको कम करने के लिए, क्योंकि देखा गया कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बीमारी पिछले दशक में बहुत ही कम हो गई है और हमारे यहाँ नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इकोनॉमी का डिफरेंस है। तो फिर उनको आना पड़ा कि हम भाई पूरे दुनिया में कैसे, ऐसे टाइम पे WHO आती है सामने और फिर वो देखती है कि हर जगह पे कैसे ये चीज़ कम की जाए, इस प्रॉब्लम को, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए। तो उसी का एक हिस्सा है, 3 चीज़ें हम करते हैं। एक तो होता है पहला जो कि वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा स्क्रीनिंग करते हैं, और तीसरा जिसको अगर सिम्टम हो गया है, जिसको बीमारी हो गई है, उसको जैसे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, वो देते हैं। तो जो HPV वैक्सीन है ये आज नहीं आया है, ये हमारे यहाँ 2008 से लाइसेंस्ड है, लेकिन ये दूसरे नाम से था। तो पहले एक वैक्सीन आया था सर्वैरिक्स और गार्डासिल, ठीक है। तो गार्डासिल भी बहुत टाइम से है हमारे यहाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, महंगा इतना है कि लोग कम लगवाते हैं, ठीक है। तो 2 डोज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से फिर इंडिया में इसको डेवलप करने की शुरुआत हुई। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड में भी अपना एक वैक्सीन निकाला था, उन्होंने ये वैक्सीन बनाया है जो आपको आज लगा है, उसको सर्वावैक कहते हैं। ये भी आपको 4 तरह के HPV के अगेंस्ट रोकती है, मतलब उसका इन्फेक्शन रोकती है। तो इसके भी आपको 9 to 14 ईयर्स में 2 डोज लगते हैं, ठीक है। 9 to 14 ईयर्स में 2 डोज प्रिस्क्राइब है, और उसके ऊपर आप लगाते हैं 26 ईयर तक, तब आपको 3 डोजेस लेने पड़ते हैं। तो ये बस एक वैक्सीन है जो कि ये क्वाड्रिवेलेंट है, मैंने बताया। एंड इसकी कॉस्ट बाकी वैक्सीन से बहुत कम है। हालांकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो और ज़्यादा कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, और मे बी इन फ्यूचर हो जाएगी। और शायद ये भी हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो टीकाकरण वाला प्रोग्राम है, जो भारत सरकार की तरफ से है, उसमें भी आना चाहिए। कॉस्ट की वजह से अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही आएगा। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी टारगेट्स का 9 to 14 ईयर्स गर्ल्स हैं। क्यों है? क्योंकि उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादातर शुरू नहीं हुई होती है, और ये पहले से फिर वो प्राइम करके आपकी बॉडी को रखता है कि वो तैयार रहता है, शरीर को तैयार करता है कि इन्फेक्शन नहीं होने देना। तो जब इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो बीमारी ही नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डोज शेड्यूल है 9 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। जैसे आज आपने लगवाया है, आप सबको, बच्चों को, मदर को, सबको याद रखना है कि फिर कब आना है, सितंबर में आना है। 6 महीने बाद आपको दूसरा डोज लगेगा, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बूस्टर डोज होगा वो, ठीक है। तो वो लगवाएंगे 6 महीने बाद। और
और कुछ आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। मैम किसी को इंजेक्शन लगवाए 1 साल हो जाए, फिर दूसरा डोज लगे तो फिर क्या दिक्कत होती है? देखिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये जो डोजेस हमने डिसाइड किया है कि इसी ड्यूरेशन पे लगना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर छूट गया है तो भी लगवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा। किसी चीज़ का एक प्रोटोकॉल तो होता ही है ना कि आपका बेस्ट टाइम है कि आप 06 पे लगवाएं, लेकिन इन केस बाय एनी चांस किसी वजह से छूट गया हो तो आपको जब ध्यान आता है आप ज़रूर लगवाइए। मतलब कोई नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं है। नहीं नुकसान नहीं, सेफ्टी के लिए फायदा सारे उतना नहीं है। देखिए देखिए, हाँ कुछ फ़ायदा आपको, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बेस्ट टाइम है, किसी चीज़ का एक ऑप्टिमम टाइम होता है, इस टाइम पे आपको बेस्ट फ़ायदा होगा। और मैम एक बात और बताइए, जैसे कोई लड़की 9 साल की है या 10 साल की है और वो पीरियड से नहीं हो रही है, तो इसको लगवाने से क्या? कोई असर नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई पीरियड्स हो रहे हो नहीं हो रहे, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इससे ये उसका एक कोई बस वैक्सीन है जो आपको लगनी है एज के हिसाब से, ना कि पीरियड्स के हिसाब से। ठीक है। reaction after this vaccine? रिएक्शन जैसे जनरली होता है, आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं, फीवर आ सकता है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है मे बी, बट इट इज़ वेरी सेफ एंड वेल टॉलरेटेड। ओके, पेन इट के इज़ लिए फाइन। आइस पैक कर सकते हैं। हाँ कर सकते, आइस पैक लगा सकते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पीसीएम भी खा सकते हैं। पीस ओके। जैसे आप डीपीटी वगैरह भी लगवाते होंगे हाँ जी, बच्चों को, हाँ तो जी। होता ही है ना, तो इट्स जस्ट लाइक अनदर वैक्सीन। ओके असर सबका अलग होता है, लेकिन वैक्सीन है ये, जैसे आप बाकी वैक्सीन लगाते हैं। इट्स वेरी सेफ। एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है, छोटी चीज़ भी हो तो आपको, बच्चों को भी? हाँ प्लीज़। In case हम लोग अभी आए हैं, अगर हमें स्क्रीनिंग के लिए पूछना है या फॉर्म फिल करना है, आप किसी को हमें बता दीजिए, सो दैट वी कैन रादर देन फ़ोन पे पूछने की बजाय फेस टू फेस पूछ लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप सबके पास कार्ड है ना, जी कार्ड में पीछे एक नंबर लिखा है, जी उस पर आपको अपनी डिटेल्स हमें बस व्हाट्सएप करनी है, ओके सो दैट वी कैन गिव यू एन अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, तो जब आपका नंबर आएगा वी विल कॉल यू। एम्स में ही होगा ना? एम्स हाँ नहीं हाँ, होगा, जहाँ नहीं। नीचे 3 नंबर में हुआ ना, ओके वहीं OPD ओके होता है मैम, हमारी। ओके ओके। वी आर कमिंग फ्रॉम हरिनगर, तो वहाँ से हम चाह रहे थे कि अगर उस एरिया में जैसे दीनदयाल है, वहाँ पे अगर ये सर्विस उपलब्ध है, पर शायद पता चला कि सिर्फ एम्स एंड RML आर ओनली प्रिस्क्राइब टू गिव दिस सर्विस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और नॉट जस्ट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, इंडिया में जो मैक्सिमम जो कैंसर के केसेस होते हैं वो 3 है, सर्वाइकल, ओरल एंड ब्रेस्ट। ठीक है, इन तीनों में से 2 फीमेल के हैं सबसे ज़्यादा। सर्वाइकल कैंसर कम्प्लीटली इसको रोका जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को कम्प्लीटली बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है, और ओरल कैंसर को भी कम्प्लीटली बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। ये तीनों कैंसर मिला करके इंडिया का 60% कैंसर बर्डन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। सो यू कैन थिंक कि अगर लोगों को पता है कि आपको कैंसर के मामले में करना क्या है, तो ये कैंसर बर्डन कितना ज़्यादा कम हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर वेस्ट में ऑलमोस्ट 1% या लेस देन दैट है, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस, हाइजीन और वैक्सीनेशन का स्टेटस ज़्यादा बेटर है। हमारे यहाँ ये तीनों ही चीज़ें लैकिंग है, इसलिए हमारे यहाँ 20 से 21% है। मतलब हर 5 में से एक पेशेंट फीमेल्स में जो यहाँ पर आ रहा है हाई स्टेज में, वो सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है, जबकि उसको बहुत पहले पकड़ के हम उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको ट्रीट कर सकते थे 100%। और अर्ली स्टेज में जब ये अर्ली स्टेज में कैच होता है 100% ट्रीटमेंट है इसका। ठीक है, अर्ली स्टेज, और ये बहुत लंबा टाइम लेता है। इट्स नॉट लाइक कि आप सुबह उठे और आपको पता चला एकदम से कि आपको कैंसर हो गया, मैम, नहीं, एक इट बात टेक्स पूछनी है। 5 to 10 years। कि तो आप उस पीरियड में कभी भी vaccination स्क्रीन से- होते हैं तो आपको इजीली ट्रीटमेंट वो मिल सकता है। ठीक है, हाँ जी बताइए। नहीं, उसका क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है कि ये सर्विसेज कहाँ कहाँ हैं। ओके, सर्विसेज के लिए देखिए ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है, तीनों ही कैंसर्स के लिए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में है। ऑलमोस्ट हर प्लेस पर होता है, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को जा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इवन ये बच्चों की जो ये है इम्यूनाइजेशन है, ये पेडियाट्रिशियंस को भी आप जाकर के उनको बोल सकते हैं कि क्या हम सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन कोई ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे। जैसे ही वो आपको करेंगे, आप कहीं भी किसी भी सेंटर पर इवन पेडियाट्रिशियन भी उसको लगा देते हैं। तो यू हैव दोस 2 रिसोर्सेज, ये बाकायदा गाइडलाइंस में है। नाउ जैसे हम ये कैंप कर रहे हैं, इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। हमें एक सोर्स ऑफ फंडिंग मिली है, एक NGO ने हमसे कोलैबोरेट किया है कि हम फ्री में लगाएंगे, दैट इज़ वाई ये है। अदरवाइज मार्केट में ही अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। Screening और ठीक है, Talking about Screening screening. No, I was talking about Nearby. vaccination nearby.
Okay, so For any any nearby pediatrician or gynecologist can Prescribe give you this vaccine. यहाँ पे प्लीज खाना पीना अलाउड नहीं है तो प्लीज आप बाहर ही खाइए। ओके ठीक है, बस दो थोड़ा सा और हाँ, wait आपका करो। क्वेश्चन हाँ जी बताइए आप। मैम इस डोज से हर कैंसर को रोका जा सकता है, नहीं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं, या फिर जो Only मैंने single. आपको अभी क्या बताया कि जो सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चे दानी के मुंह का कैंसर है, ये एचपीवी वायरस से होता है। तो इससे होता है और इसी के लिए हम एचपीवी वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ इस कैंसर को रोकेगा। हालांकि कुछ और कुछ भी कैंसर cover है। करेगा। हाँ, कुछ कैंसर लेकिन है। वो भी महिलाओं में जो नीचे के रास्ते में कैंसर्स होते हैं ना, वजाइना वल्वा, वो, और पुरुषों में भी कुछ कैंसर्स प्रिवेंट करता है, बट ज्यादातर ना ये सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या हम चल सकते हैं नीचे?